लॉ ऑफ डोमिनेंस जो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं, इसमें सबसे पहली चीज ये है, और जो सबसे पहली चीज आपको याद करनी है वो ये है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, है ना। इट वॉज प्रपोज्ड बाय, और कैसे इजीली हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, डे 1 से सीख रहे हैं आप लोग। और इस डोमिनेंस के बारे में जो इन्होंने दिया है अपना कंक्लूजन, ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन या फिर कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं वो मेंडल साहब का ही है। तो जिसकी वजह से इन्हीं मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का नाम जब भी आता है, बहुत सारे रिसर्चर आए, इवन कि इनके काम को रीडिस्कवर किया गया बाद में बढ़िया तरीके से। लोगों को पता नहीं था उस टाइम, कोई सोशल मीडिया नहीं था, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं था इनके पास, जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक एक वर्ड जो है क्वेश्चन नहीं है, पता ही आपको। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये मेंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है और लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्होंने आखिर क्या पता लगाया, है ना। तो उसकी जब बात आती है तो एक्चुअल में इन्होंने जो काम किया था वो ये काम किया है कि इन्होंने एक टॉल पी प्लांट लिया। इन्होंने क्या किया, ज्यादा थिक हो गया ये, इसको सही कर देती हूँ। एक इन्होंने टॉल पी प्लांट लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे टॉल बना दिया, ठीक है। और ड्वार्फ को दिखाने के लिए इससे छोटा ही हाइट रखेंगे। अगर मैंने टॉल को इतना बनाया है तो ड्वार्फ मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इतना सा बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट हो गया। एक प्लांट कैसा है हम लोगों के पास, यहाँ पे टॉल है, और दूसरा कैसा है, ड्वार्फ है, या शॉर्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो इनकी क्रॉसिंग करा रहे थे ये, और क्रॉसिंग कैसे करा रहे थे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रॉसिंग कैसे करा रहे थे। क्या इन्होंने 2 कैरेक्टर्स को काउंट किया था, 1 को किया था, 10 को किया था, 7 को किया था, 5 को किया था? नहीं, शुरू में इन्होंने क्या किया था, एक कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से एक टर्म आया हम लोगों के पास, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक एक शब्द, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने प्रपोज किया, क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम बताना है, क्वेश्चन है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्वेश्चन है ना। तो सब अपने आप में क्योंकि क्वेश्चन है तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन्होंने सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं किया था, इन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है, कोई आपसे पूछे, चलो ठीक है तुमने लिख दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वहां पे आपको समझाना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब आप बोलेंगे हमें नहीं समझ आया, तो मैं उसको आपको डिटेल करती हूँ, है ना। पहले आप लिख लीजिए इसमें, इनहेरिटेंस of inheritance of one gene, inheritance of one gene, है ना। तो क्या मतलब है इसका, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का क्या मतलब है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का ये मतलब है कि हम यहाँ पे एक ही तरह के गुण के बीच में क्रॉसिंग कर रहे हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर और फीचर के बीच में क्रॉसिंग कर रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आया। इसका ये मतलब है कि आखिर जो आप यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ प्लांट ले रहे हैं या पी प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, कितने फीचर है यहाँ पे, 10 फीचर है। कोई आपसे पूछे चलो बताओ कितने फीचर है यहाँ पे, 10 है, 7 है, 5 है, कितने फीचर है यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फीचर्स है वो हम लोग कितने ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। कौन सा फीचर ले रहे हैं, दैट इज स्टेम हाइट, या फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर 1 मार्क, तो आप लोग वहां पे लिख सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ऐसे कर सकते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल
क्या हो जाएगा इसका? फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। ठीक है, कितना देखिए इजिली जो है वो आपको समझ आता जा रहा है। सब क्वेश्चन है इसमें, सारे के सारे वर्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि अगर हम स्टेम हाइट लेते हैं, क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे ये मंडल साहब दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बात है कि हम लोग पी प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में? पी प्लांट के बारे में। ठीक है, तो जो फीचर हम यहाँ पे ले रहे हैं अब स्टेम हाइट। हाँ, एक चीज और है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस के बीच में क्या कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी था, क्या किसी इंटरमीडिएट कैरेक्टर की भी आप पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपको आंसर देना है नो। इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है, हम किसी भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर की पढ़ाई नहीं करते, हमें किसी इंटरमीडिएट कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टेम हाइट में आपको याद रखना है, एक यहाँ पे टॉल प्लांट लिया इन्होंने, क्या लिया इन्होंने? टॉल प्लांट लिया। ठीक है, एक क्या लिया इन्होंने, ऐसे पी प्लांट लिया। टॉल नहीं मतलब ड्वार्फ लिखना है यहाँ पे, पी प्लांट कह रही, पी प्लांट के तो दोनों ही हैं, है ना। एक हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, एक आपने क्या लिया है? ड्वार्फ प्लांट लिया है। और मेंडल ने जो स्पेसिमेन सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, दैट वाज पी प्लांट, गार्डन पी और पाइसम सटाइवम या पीसम सटाइवम। पीसम सटाइवम या पाइसम सटाइवम क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? पी प्लांट का, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, इस पे तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, इतना आपने एज इट इज कॉपी में मेरे साथ साथ नोट कर दिया होगा। ठीक है, आगे चलती हूँ, आगे देखिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहां पे क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी अभी मैंने सीधा यहाँ पे हेडिंग दे दिया आपके लिए, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने लिखा नहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो क्लियर करती हो कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसी लाइन से क्रिस्टल क्लियर हो ही नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इनके एक्सपेरिमेंट को समझिए पहले ध्यान से। ये एक रफ पेज है मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए भी रफ पेज ही है, इसको नोट करना जरूरी नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टॉल प्लांट लिया। ठीक है, ये क्या है? टॉल प्लांट है। और ये क्या है? यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है। क्या है यहाँ पे? ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये मैंने थोड़ा ज्यादा लेंथ वाला बना दिया, इसको कम। ये क्या हो गया? ड्वार्फ प्लांट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी डेफिनेशन आपको खुद से लिखना सिखा रही हूँ, ताकि किसी बुक को देख के कभी भी आपको उसको जबरदस्ती रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इसको यहीं से लिखना सिखाती हूँ कि कैसे होता है। क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम स्टेम हाइट को ही तो पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सीड कलर डाल दिया हमने इसके अंदर, नहीं ना। देखिए एक और, ये कैसे क्रिस्टल क्लियर होता है? ऐसे होता है जब आप इस फीचर वाले टेबल को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको याद करा रखा है। ये भी याद है आपको, ये भी आपको ऑलरेडी याद है, मैंने एक एक पॉइंट इसमें से एक एक फीचर, कैरेक्टर ट्रेट जो भी है वो मैंने आपको याद करा रखा है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि एक हम, जैसे आगे जाके आप लोग डाइहेड्रल क्रॉस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डाइहेड्रल क्रॉस। एक साथ एक पनेट स्क्वायर का टेबल बनता है जिसमें सीड शेप और सीड कलर की स्टोरी साथ के साथ चल रही होगी। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ये रहा वन जीन which is responsible for expression of the shape of the seed and the second gene which is responsible for expression of the seed color, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों जीन को लेके जब हम लोग पनेट स्क्वायर बनाना स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइहेड्रल क्रॉस। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली वन जीन, सिर्फ स्टेम हाइट को लेके हम लोग इसके ऊपर पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस सीखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात मैं बोल रही हूँ।
तभी मैं बार बार क्या लिख रही हूँ आपके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख रही हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ आए। ठीक है, अब देखिए ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टेम हाइट को लिया है। किसको लिया है? स्टेम हाइट को लिया है। ठीक, अब हुआ क्या, अगर हम लोग समझते हैं कि ये पेरेंट्स हैं, क्या है ये? पेरेंट्स हैं। ठीक है, मतलब इस पौधे को मेल बना दिया, इसको हमने फीमेल बना दिया। ऐसे ही सपोज कुछ भी कर सकते हैं, ड्वार्फ को भी मेल कर सकते हैं, डॉल को भी फीमेल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है या फिर क्वेश्चन में वैसा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हम समझे कैसे। मैंने आपको जीन्स, क्रोमोसोम सबके बारे में बताया था, एक बहुत बेसिक सी बात कि अगर आप क्रोमोसोम को ऐसे सेपरेट करें तो आपको क्या मिलता है, एक अलील आपको ऐसा मिलता है, एक अलील आपको ऐसा मिलता है, दैट इज कैपिटल टी, another is capital T small t, and next one is small t small t. All the three cases are totally different according to their genotype, मतलब कैसा इनका ये अपीयरेंस, जीनोटाइप कैसा दिखता है ना। जब फिनोटिपिकली हम लोग बात करेंगे, फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेस्ड, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनोटाइप या फेनोटिपिक कैरेक्टर्स, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है एग्जामिनर को, टीचर को, या फिर समझाना है या लिखना है अगर रिटन एग्जाम है। एक्सप्रेस्ड फीचर्स आर नोन एज फिनोटाइप। जैसे ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, 2000% गारंटी है इस चीज की। ये प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, इसकी 2000% गारंटी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये प्लांट क्या होगा, ये ड्वार्फ होगा। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको पिछली क्लास में, प्रैक्टिस क्वेश्चन। वैसे फीचर का नाम बताना है जो कि अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट करता है। याद आया? आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था रिसेसिव ट्रेट। क्या लिखा था आपने? रिसेसिव ट्रेट लिखा था। ठीक है, और ये जो रिसेसिव ट्रेट है यहाँ पे, तो आखिर क्या आपको, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, क्या इसको देख के लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता लगा सकते हैं क्या? स्मॉल टी को लगा सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का पता? हम लोग नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन, क्या इसको देख के हम पता लगा सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का? भाई जब दोनों ही कैपिटल टी है, तो कौन बताए कि कौन डोमिनेट किया और कौन दबा यहाँ पे? जब दोनों ही यहाँ पे स्मॉल टी है, तो कैसे क्लियर हो कि कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन दब रहा है वहां पे? लेकिन जब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इस सेकंड केस की बात आएगी, किसकी बात आएगी? जो मैंने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है। तो अब मैं इससे डेफिनेशन बताना आपको स्टार्ट कर दी हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग के, पहले मैं यहाँ पे रफ में लिख देती हूँ, फिर मैं फाइनल एक पेज पे लिख दूंगी आपके लिए। ठीक है, पहले आप सीखिए इसको लिखते कैसे हैं। क्या दिख रहा है आपको? इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। मैं इस केस के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ओवरराइट हो गया, बट जो भी है इस ब्लू वाले केस के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले केस की स्टोरी तो ओवर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्या दिख रहा है आपको? इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में डाउट हो, लिखने के लिए भूल जाए अगर, मान लीजिए आपका मन कर रहा है सिमिलर टाइप्स ऑफ अलील्स लिखने का, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या सिमिलर टाइप ऑफ अलील होगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कभी एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, या फिर आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं किसी को? नेवर, कभी नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ alleles, that is one dominant allele, that is one dominant allele and one recessive allele। कोई दिक्कत? जो दिख रहा है मैंने वही लिखा है, and one recessive allele। क्या मतलब है? जब दो डिफरेंट टाइप के अलील जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक डोमिनेंट अलील है और दूसरा रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो मैंने लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, दैट इज वन डोमिनेंट अलील एंड वन रिसेसिव अलील। ठीक है, क्या होता है? होता ये है
कि डोमिनेंट अलील ऑलवेज, ऑलवेज लगाएंगे यहाँ पे, डोमिनेंट अलील ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड सप्रेसेस, सप्रेस मतलब दबाना होता है, एंड सप्रेसेस रेसेसिव अलील। क्या करता है ये? रेसेसिव अलील को सप्रेस करता है, मतलब में लिखा है मैंने, फाइनल भी यही लिखूंगी। अब ये जो पूरा आपने लिखा है, दिस फेनोमेना इज, क्या हो गया ये? लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब यही तो सिखाता है हम लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि एक ही पोजीशन पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से एक ऑलवेज एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को और दूसरा जो है बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो मैं एक नेक्स्ट पेज लेके इसी को लिखना स्टार्ट करती हूँ। ये तो मैंने आपको रफ में समझाया कि कैसे आप बिना देखे हुए एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ही है, आगे लिख लीजिए आप इसको। फिर से मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, फिर पेज चेंज कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब मेरे साथ साथ नोट कीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इजी हो गया। अब ये इसको लिखना बहुत आसान हो गया, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? वही लिखेंगे, दैट इज in the presence of, in the presence of two different types of alleles, in the presence of two different, in the presence of two different types of alleles, कभी भी नहीं लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टू अलील्स। क्या मतलब? अगर मैंने लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ टू अलील्स, समझिए बात को, जैसे कई बच्चे लिखते हैं, मैं हाफ मार्क काट लेती हूँ उसमें, हाफ मार्क जो है उसका मैं कट कर देती हूँ। बच्चा कहता है मैडम सही तो लिखा है, नंबर काट दिया आपने। भाई टू अलील्स में तो ऐसा भी हो सकता है ना, कैपिटल टी सही है। अगर बच्चा अगर टू अलील यहाँ पे लिख रहा है कोई स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बोल दिया ये भी ठीक है, मैंने बोल दिया ये भी ठीक है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स। मतलब ये गारंटी दे रहे हैं आप यहाँ के, आप क्या समझ रहे हैं कि एक जो यहाँ पे अलील है वो डोमिनेंट और दूसरा जो है क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, हो गया यहाँ तक। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, इसको पहले हटा देती हूँ इस रफ वाले को। चलिए, दैट इज one dominant allele, that is one dominant allele, one dominant allele and one recessive allele, one recessive allele, ठीक है। dominant allele always expresses itself, dominant allele always, dominant allele always expresses itself, dominant allele always expresses itself and suppresses recessive allele, ठीक है।
ये तो रही बात की जो आपने समझा है वो आपने लिख दिया, कहीं कुछ भी रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दिस फेनोमेना is known as is known as law of डोमिनेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क का है। अगर आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन होगा कि डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज फॉर 1 मार्क। ठीक है, आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपको 1 मार्क मिल गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब 5 मार्क्स इतने के लिए तो कोई दे नहीं सकता आपको, है ना, दैट्स इम्पॉसिबल। तो क्या रह गया फिर, इसमें क्या बच रहा है? तो अब यहाँ पे बात बचती है कि आप उसको एक्सप्रेस कीजिए और बताइए, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे आगे जाके कि एक्सप्रेशन, या फिर मैं इसके लिए फ्रेश पेज लेती हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको करना कैसे, ठीक है। इतना पहले नोट हो गया आप लोगों से, है ना। ये मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैंने ये लिखा है, मैं पहले इसको हिंदी में बता देती हूँ कि जब दो डिफरेंट टाइप के, मतलब जब दो डिफरेंट टाइप के अलील प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से डोमिनेंट अलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे ये प्लांट को ना आप जब भी क्रॉस कराएंगे तो 1000 टाइम्स भी कराइए तो टॉल प्लांट ही निकल के सामने आता है। और रेसेसिव वाला जो ट्रेट है, फीचर है, कैरेक्टर है, गुण है, जो भी समझिए आप, ठीक है, ये बेचारा हमेशा दबता है यहाँ पे। इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इतने के लिए 5 मार्क्स तो मिलेगा नहीं आपको। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा रहा है, बोला जा रहा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसके आगे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ और भी बचा हुआ है, बहुत कुछ और भी आपको समझाना है, दैट इज अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात बनेगी, यानी कि आगे के जो मार्क्स हैं वो इसके बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं। जब आप क्या करने वाले हैं, इसके एक्सप्रेशन को एग्जामिनर को समझाने वाले हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक। कैसे करना है इसको? बिल्कुल जैसे मैं अभी बता रही हूँ वैसे ही आपको एक्सप्रेस करते जाना है एग्जाम में। आपने पहले लिख दिया रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट्स को लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट्स या पेरेंटल जनरेशन, आपको जो अच्छा लगता है लिखिए, है ना। पेरेंट्स और पेरेंटल जनरेशन, जो भी आपका मन करे लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेरेंट्स। और पेरेंट्स में क्या ले रहे हैं आप? पेरेंट्स में आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि टॉलनेस का जो फीचर है ना, टॉल, ये 2 तरह का होता है। एक है होमोजाइगस टॉल और एक है हेट्रोजाइगस टॉल। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी कवर करने जा रहे हैं सबके साथ साथ। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि टॉलनेस ये भी है, टॉलनेस ये भी है। रिसेसिव फीचर है डॉर्फनेस, बेचारे के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तभी तो हमने एक क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछली क्लास में, विच फीचर रिप्रेजेंट इटसेल्फ ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। तो आपने टिक किया था या फिर आपने बताया था होमोजाइगस ट्रेट, है ना। ये रिसेसिव होमोजाइगस ट्रेट, रिसेसिव केस जो है वो हमेशा अपने आप को उसी कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेंडल साहब का ये जो
एक्सप्रेशन है, इन्होंने जो टोटल 7 इयर्स का जो एक्सपेरिमेंट किया है, 7 इयर्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 पार्ट में हुआ है इनके, 4+3, जिसमें से 4 साल तक इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, ये प्योर टॉल प्लांट को लेके प्लांट, इसको इन्होंने कभी क्रॉसिंग कराया इसके साथ, ऐसे वाले टॉल को। ये सोच रहे थे मैं बिल्कुल फ्रेश, कोई भी अगर आपको बोले प्योर प्लांट का क्या मतलब, प्योर मतलब तो यही होता है ना कि कहीं पे कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो प्योर का यहाँ पे भी वही मतलब निकल के सामने आ रहा है। दैट मीन्स कि सेम टाइप के अलील्स जो है जब यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है ना। एक स्टूडेंट, जैसे मैंने समझाने के लिए लिखा, ऐसे मैं बताती हूँ मैंने क्या लिखा, तो स्टूडेंट क्लास में मेरे से बोल रहा है कि मैम आपने जो डॉट वाला फीचर लिखा उसमें क्यों नहीं प्योर लिखा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे इस तरीके से, देखिए पेरेंट्स कौन है, पेरेंट्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। और क्रॉस हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस कटा हुआ नहीं है ये, मतलब कि हम लोग क्रॉसिंग करा रहे हैं, है ना, किसके साथ, इनटू ड्वार्फ प्लांट। प्योर टॉल प्लांट को किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, ड्वार्फ प्लांट के साथ करा रहे हैं। तो स्टूडेंट का वही क्वेश्चन था मेरे से कि मैम आपने यहाँ प्योर क्यों नहीं लिखा। अब देखिए एक बात समझिए, कॉमन सेंस है कि ये प्योर टॉल प्लांट है तो इसके पास तो चॉइस है, कैपिटल टी तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ टॉल लिखूं और कोई बच्चा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दे तो, या समझ जाए तो, अभी आप लोग फ्रेश हैं, सीख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टॉल प्लांट लिखूं, हो सकता है कि मैं आपको ना समझाऊं ना बताऊं, आप अपने दिमाग में ना एक कंफ्यूजन लेके बैठे रहे हमेशा। टॉल प्लांट तो मैम ने बोला, लेकिन बार बार यही क्यों लिख रही है, क्योंकि उन्होंने यही काम किया था, मेंडल साहब ने यही काम किया था कि पहले वो प्योर टॉल प्लांट को ले रहे थे और इसके साथ ये क्या कर रहे थे, ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा रहे थे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या ड्वार्फ प्लांट के पास कोई चॉइस है क्या स्मॉल टी के सिवा कुछ और होने का। अगर हम कैपिटल टी लिखें तो ये टॉल है, अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें तो ये भी टॉल है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो ड्वार्फ के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, तो यहाँ प्योर और इम्प्योर लिखने की क्या जरूरत है। तो इसी वजह से जो टॉलनेस वाला जो भी डोमिनेंट फीचर होता है वहां पे प्योर की ये हेट्रोजाइगस की बात आती है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस की बात आती है। लेकिन जब भी कहीं पे कोई रिसेसिव फीचर होता है, वो बेचारे की मजबूरी है कि वो अपने आप को जब भी एक्सप्रेस करेगा तो हमेशा उसको गारंटी देनी पड़ेगी कि मैं किस फॉर्म में रहूंगा, हमेशा हमेशा ही मैं होमोजाइगस कंडीशन में रहूंगा और मैं हमेशा रिसेसिव फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने इतने टॉपिक के ऊपर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग पनेट स्क्वायर लेते हैं, क्या है सबसे बढ़िया तरीका जो हम लोग करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पनेट स्क्वायर किसी भी चीज का हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। आप क्या कीजिए, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए कॉपी में, सबसे अच्छा तरीका है इस पनेट स्क्वायर को शो करने का, ठीक है। मैंने ये बॉक्स ले लिया यहाँ पे। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे टी लिखा है, तो पहले आपको ये वाला जो कैपिटल टी है, हाँ मेल फीमेल तो मैंने मार्क ही नहीं किया है, जरूरी है मार्क करना, अगर ये मेल है और अगर ये फीमेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कैपिटल टी, ठीक है। फिर मैं इस साइड ये स्मॉल टी मार्क कर देती हूँ, स्मॉल टी, है ना। दूसरी बात क्या है, जो इस साइड हम लोग ले रहे हैं, ये जो है ये मेल साइड है और इधर हम लोगों ने क्या लिखा है, फीमेल साइड, यहाँ से कॉपी किया है मैंने, ठीक है। पनेट स्क्वायर कैसे फिल करते हैं हम लोग, इसको हम लोग जब भी फिल करते हैं, इस बॉक्स में क्या दिख रहा है हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस बॉक्स में क्या दिख रहा है हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस बॉक्स में क्या दिख रहा है हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। दूसरी बात, चाहे आपसे एग्जाम में कोई टीचर पूछे या ना पूछे, लेकिन हमेशा के लिए आदत लगाएंगे इस पूरे जेनेटिक्स के चैप्टर के लिए। क्या आदत लगानी है आपको, हमेशा क्या करेंगे, इसके नीचे आप लोग
फिनोटाइप लिखेंगे। ये प्लांट कैसा टॉल है, इसका बहुत फायदा आगे जाके आपको ब्लड ग्रुप वाले केसेस में होने वाला है। ये कैसा है, टॉल है। ये प्लांट कैसा है, टॉल है। ये प्लांट कैसा है, टॉल है ना। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ठीक है, हमने लिख दिया टॉल है, टॉल है, टॉल है, सारी चीजें हैं, सारा रिप्रेजेंटेशन है, सब एक्सप्लेनेशन है, सब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, जब तक आप फेनोटिपिक और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन रेशियो नहीं लिखेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा बना के आ रहे हैं। कुछ रूल्स हैं जेनेटिक्स चैप्टर के जो कि मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, है ना। अब देखिए, साथ के साथ आपको करना क्या है, पहले आपने लिखा, पहली जो बात है यहाँ पे, आपने लिखा यहाँ पे जीनोटिपिक, मतलब कैसा जीनोटाइप यहाँ पे दिख रहा है, जेनेटिक मेकअप कैसा दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा है जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। एक आपको क्या करना है यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो लिखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको यहाँ पे, दूसरा काम आपको यहाँ पे, क्योंकि फेनोटिपिक रेशियो सारे टॉल प्लांट है, पता है, तो मान लीजिए कि रेशियो की बजाय मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिनोटाइप, या आपको रेशियो नहीं लिखने का मन है, जीनोटाइप फिनोटाइप भी लिखिए, कोई नंबर नहीं काटने वाला है ना। मैंने यहाँ पे लिखा फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटिपिक में भी कई बच्चे लिखते हैं ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी मार्क्स नहीं कटता। यहाँ पे कोई रेशियो में वेरिएशन थोड़ी आ रहा है, नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या दिख रहा है आपको, 1 1 1 1, सबके बीच में रेशियो लगा दीजिए। कैसे, आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं, तो आप लिखते हैं ना वहां पे, फिनोटाइप की बात आती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख के छुट्टी कर लेते हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल। 4 बार टॉल लिख के 1 1 1 1 कीजिए, ऐसे भी लिखिए, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपका, ठीक है। लेकिन इतना जो कुछ भी हमने बनाया है, ये क्या है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे F1 बनाया है। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, F1 बनाया है। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, F1 बनाया है। ये जो है ना यहाँ पे पेरेंट्स आपने लिया था, पेरेंट्स को लेने के बाद आपने जो ये बनाया है दैट इज F1, है ना। तो इसको एज इट इज कॉपी करना, एग्जाम में यही फॉर्मेट है, यही एक्सप्रेशन है, इजीएस्ट है। एक ऐसे करता है बच्चा, मुझे याद है आपकी क्लास में भी कई बच्चे होंगे जो ऐसे करते होंगे। देखिए, एक ये तरीका ऐसे किया, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे ऐसे। या एक है तो इसको पहले 2 बार कराया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, मतलब 4 बार नीचे ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके 4 बार उसको शो करते हैं। इससे जीनोटाइप फिनोटाइप लिखने में गलती आ सकती है, लेकिन इस पनेट स्क्वायर के मेथड से कभी गलती नहीं आ सकती किसी कीमत पे नहीं। और ये बेस्ट मेथड है। ये क्या है, बेस्ट मेथड है, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये रही F1 की बात। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं आपको यही बता रही थी कि इतना जो काम है, ये पूरा जो मैंने आपको F1 बना के रख दिया, मेंडल ने टोटल जो 7 इयर्स का एक्सपेरिमेंट किया उसमें 4 इयर्स तक ये बेचारे यही गलती करते रहे। ये तो इतना भी कर रहे थे, कम से कम हम तो कुछ नया सोचते ही नहीं, जो चीजें हैं अवेलेबल हमारे पास हम उसी के ऊपर वर्क करते हैं पर डे। जैसे अभी आप मान लीजिए मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई टीचर आपको बता रहे हैं कुछ भी, तो आप तो उतना ही समझ रहे हैं ना जो आपको कोई टीचर समझा रहे हैं या फिर आपको जो पढ़ाई का बताया जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हमारे टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया था वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहीं से कोई चीज उठा के लाई और मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ नया यहाँ पे करने जा रही हूँ, जिसको एक्चुअली ब्रेन का यूज बोला जाता है, वो तो हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे अभी यहाँ पे, है ना। जो चीजें ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है उसी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या थे बेचारे, एक नया काम तो कर रहे थे कम से कम, किसी ने इनके पहले ऐसा नहीं सोचा था, ऐसे समझिए। मेंडल के पहले किसी पर्सन ने इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि अगर एक प्योर टॉल प्लांट है, डॉट प्लांट के साथ क्रॉसिंग कराई जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है
बार बार जो ये टॉल प्लांट है यही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, डॉट वाला फीचर कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन तो बनता है ना। फिर क्या हुआ, अब हम F2 बनाने जा रहे हैं। 5वें साल में जब ये एंटर किए तो इनके दिमाग में एक बात आई, क्या, कि मैं ना सेल्फिंग करके देखता हूँ। सेल्फिंग मतलब चारों तो एक जैसे ही हैं, तो क्यों ना किसी भी दो को क्रॉस करा दे इनके अंदर, है ना। तो इन्होंने क्या किया, F2 बनाने के लिए अब पेरेंट्स के तौर पे इन्होंने क्या किया, अब समझिए ऐसे, अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, सेल्फिंग कराना है। क्या करना है मुझे, SELFING। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे सेल्फिंग कराना है। ठीक, सेल्फिंग कराने के लिए पेरेंट्स के तौर पे इनके पास अब क्या क्या चॉइस थे वो देख लीजिए। अब इनके पास चॉइस था, दैट इज पेरेंट अगर ये मेल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर ये मेल ले रहे हैं यहाँ पे, और अगर ये फीमेल, दोनों तो एक ही जैसे है ना, ये सिंबल है मेल फीमेल का, तो इसी से काम चलाते हैं हम लोग, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, है ना। तो इन्होंने मेल को क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फीमेल क्या लिया, नो चॉइस, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए ना, हवा में नहीं लिख रहा है, आपको जो दिख रहा है आप वही लिख रहा है, चाहे आप इसको उठाइए, चाहे इसको उठाइए, चाहे इसको उठाइए, चाहे इसको उठाइए, सब तो एक जैसे ही है ना। तो मैंने उसी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्फिंग कराते वक्त जब इन्होंने लिया तो मेल प्लांट क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ऐसा देखने के बाद हम लोग ऐसे भी यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स मार्क कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, सपोज कीजिए इसके सामने यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने पेरेंट्स, है ना, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस से एक पनेट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या बनने जा रहा है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे F2 बना रहे हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे F1 लिखा था मैंने, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना। अब हम लोग F2 बनाने जा रहे हैं, दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड फीलियल जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग, सेकेंड फीलियल जनरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बॉक्सेस बना लेते हैं पहले हम लोग, और उसके बाद में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। अगर इसको यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में मैंने फिनोटाइप जीनोटाइप को तो लिया ही नहीं था, मतलब बाहर कर दिया था, उनको लिया तो था, बाहर कर दिया था, है ना। इसमें मैंने उसका भी बॉक्स ले लिया है, और यही बोल रही हूँ बस, और कुछ नहीं बोल रही, है ना। तो ये बॉक्स हो गया हम लोगों के पास, चलिए ये है। अब हम लोग इसमें वैसे ही फिर से फिल करने जा रहे हैं। ये देखिए, लिखिए, जैसे देखिए ये था ना, ये तो ये मैंने ऐसे ऐसे बाहर कर दिया ना, यहाँ पे बाहर बोलने का मतलब ऊपर बना दिया, तो अभी मैंने उसका कॉलम ले लिया, ठीक, गेमेट्स का, बस यही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक आप लिखिए यहाँ पे कैपिटल टी, एक लिखिए स्मॉल टी, फिर आप लिखिए यहाँ पे कैपिटल टी, फिर आपको यहाँ पे लिखना है स्मॉल टी, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे मेल और फीमेल मार्क कर लेते हैं। वो हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे डालते हैं तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इस साइड क्या है, मेल है, और इस साइड क्या है, फीमेल है, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे फीचर हम लोग फिल करेंगे, या जो रिजल्ट आ रहा है, क्या दिख रहा है आमने सामने आपको, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कैपिटल टी, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है आपको सेकेंड बॉक्स में, कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। फोर्थ बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल टी, है ना। और मैंने आपको क्या बोला है, चाहे कोई एग्जामिनर आपसे पूछे या ना पूछे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया था, फिनोटाइप आपको लिखना ही लिखना है। मेरी तरफ से इस हिदायत को हमेशा एग्जाम में याद रखेंगे, चाहे कोई पूछे चाहे कोई ना पूछे, लेकिन आपको 2000% गारंटी के साथ हमेशा ही इसके नीचे फिनोटाइप लिखने की आदत डालनी है। ये टॉल प्लांट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी टॉल प्लांट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी टॉल प्लांट है,
और यहाँ पे तो फॉलो ही नहीं होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेचारा दोनों क्या है, कुछ है ही नहीं दबाने वाला। तो अब जाके इसका गुड लक आया है इतने सालों के बाद, मतलब मेंडल जो इतने सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब जाके ये प्लांट बेचारा जो है वो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट आपको मिला है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट है, कैसे इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, है ना। यही मैं आपको बार बार तब से रिपीट कर रही हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे, फिर से फेनोटिपिक रेशियो लिखेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों को क्या लिखना है, पहला हम लोगों को यहाँ पे लिखना है फेनोटिपिक रेशियो। रेशियो का तो यही मतलब है ना कि जितनी वैरायटीज है उनका रेशियो लिख दीजिए, फेनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फेनोटिपिक रेशियो की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब आप टॉल प्लांट को देख रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए, फिनोटाइप मतलब एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉल, कई लोग ऐसे टॉल रेशियो डॉर्फ भी लिखते हैं, तो प्लांट कर देती हूँ मैं, अभी आप लोग नया नया सीख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया टॉल प्लांट रेशियो डॉर्फ, रेशियो डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट रेशियो डॉर्फ प्लांट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए टॉल प्लांट कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3 लिख दीजिए। 3 कितना आसान है, जो दिख रहा है मैं वही लिख रही हूँ, कुछ मैं हवा में अपनी तरफ से नहीं लिख रही। डॉर्फ प्लांट आपको कितना दिख रहा है, 1, लिख दीजिए 1। क्वेश्चन जाके ढूंढ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में प्लस नीट के एग्जाम में आपको बहुत सारे ईयर्स में क्वेश्चन दिखेगा। Which of the following represents the phenotypic ratio of Mendelian monohybrid cross of F2? मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, इसके बाद मैं पहले जीनोटाइप लिख देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे F2 लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर 5 मार्क्स किस चीज के मिल रहे थे आपको, है ना। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें F1 और F2 बॉक्स मिला के फिनोटाइप जीनोटाइप लिखने के लिए 2+2 और 1 नंबर उसके डेफिनेशन के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के। तो ये मार्किंग स्कीम है आपकी, है ना। इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 5 मार्क्स। तो यहाँ पे आपने लिखा फिनोटाइप में टॉल प्लांट डॉट प्लांट। अब यहाँ चलते हैं हम लोग जीनोटाइप में। चलिए, कितनी वैरायटी है, कैपिटल टी, और क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या दिख रहा है आपको, ये कोई चौथी वैरायटी है क्या, नहीं कोई चौथी वैरायटी नहीं है। हम कहाँ से लिख रहे हैं चौथी वैरायटी, है ना। कोई फोर्थ वैरायटी नहीं है। यहाँ पे जो ये 3 वैरायटीज हैं, तो 3 ही वैरायटी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको दिख रहा है कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2। स्मॉल टी आपको यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 1। और ये किसका है, ये F2 का है। किसका है ये आप लोग F2 का मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन F2। ये सेकेंड फीलियल जनरेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। तो अगर आप इसमें से फ्रेगमेंट्स निकाल के देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या मतलब है उसका, व्हाट इज द फेनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 3:1, 3:1। अगर लिखने को नहीं दिया तो ऑप्शन में 3:1, 1:1, 2:1, 1:2 ऐसे करके दिया रहेगा। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। कई बच्चे एग्जाम में पूछा जा रहा है, लिख दिया 3:1, मैंने नंबर काट लिया आधा। बच्चा कहता है मैडम आपने मार्क्स क्यों कट किया, भाई कैसे मुझे पता चलेगा आप किसका रेशियो लिख रहे हैं। रेशियो लिखने का तो बचपन से आपको यही रूल, जैसे आपकी क्लास में बॉयज वर्सेस गर्ल्स हैं तो पहले आप बॉयज गर्ल्स, अब आपने मान लीजिए 3:1 लिख दिया है और यहाँ पे 3 गर्ल्स के लिए 1 बॉयज के लिए, लेकिन आप लिख नहीं रहे, तो ये आपको मार्क करना पड़ता है। हाँ, अगर MCQ है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको खुद ही लिखा होता है, पता है क्या पूछ रहा है वो, किस रेशियो में पूछ रहा है, किस प्रोपोर्शन में पूछ रहा है, तो उसके लिए खुद ही आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बट यहाँ पे इस केस में क्या है, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा फिलहाल, तो आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो वहां पे आपको क्या करना है,
इसको जरूर मार्क करना है, और यही फॉर्मेट है इसकी लिखने का, बनाने का यही फॉर्मेट है। ठीक है, ये हो गया कॉपी आपसे। तो ये कंप्लीट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हुआ, उसका एक्सप्रेशन भी हुआ, और इन्होंने ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया था, किसमें किया जा रहा है ये सब कुछ जो है गार्डन पी में किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, गार्डन पी में किया जा रहा है। जब भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये मेंडल साहब परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, तो किसमें कर रहे हैं, गार्डन पी में कर रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक। यहाँ तक नोट हो गया पूरा। ये देखिए, ये सब कुछ जो है, पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये 1 मार्क है ना। मतलब अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 2। कैसे, 1 फॉर डेफिनेशन, 2 फॉर F1 जनरेशन, लेकिन विद फेनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो, एंड 2 मार्क्स फॉर F2 जनरेशन। ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। किसी बच्चे ने दोनों बहुत अच्छा बनाया, डेफिनेशन नहीं लिखा, उसका 1 मार्क कट जाएगा। किसी बच्चे को कुछ याद नहीं आया, उसने क्या किया, एक डेफिनेशन दिया, F2 बना दिया सीधा, 3 मिलेगा उसको, 2 मार्क्स बीच का कट जाएगा। किसी ने F1 बनाया, बोला चलो ठीक है छुट्टी करते हैं, F1 बना के क्या जरूरत है F2 बनाने की, उसको भी 3 मिलेगा, उसकी भी 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। तो पूरा जो है ये आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है एग्जाम में, तब जाके इस चीज की गारंटी होती है कि बच्चे को फुल मार्क्स मिलने वाले। तो आसान है, इजी है, और मैंने आपको शुरू में ही बोला था इस चैप्टर की खासियत क्या है कि कोई भी चीज, एक सिंगल इकलौती चीज भी ऐसी नहीं है इस चैप्टर में जो कि किसी बच्चे को रटना पड़े। सारी चीजें क्या है यहाँ पे, जितने भी हैं सब में क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक, अब ये तो खत्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ओवर, अब एक हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए, ये तो रख पेज है, ये मैं बाद में हटा दूंगी। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, उससे ज्यादा फिनिशिंग होती है। क्वेश्चन लिखिए, लिख लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी का होता है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में। कराना जब स्टार्ट करती हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम और क्वेश्चंस करा दीजिए और करा दीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाता है आगे जाके जेनेटिक्स, है ना। लिख लीजिए, रिप्रेजेंट a Punnett square, Punnett। ये सब बनाने का जिन्होंने काम किया था उनका नाम ही पनेट था, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, पनेट स्क्वायर। रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर, रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग between a heterozygous, for crossing between a heterozygous tall plant, heterozygous tall plant and a dwarf plant। मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के नहीं लिखा कि रिप्रेजेंट ऑल्सो देयर फिनोटिपिक एंड जेनोटिपिक रेशियो, क्योंकि मुझे आपको इस बात को समझाना है कि चाहे कोई पूछे या ना पूछे, ये वेल नोन होता है कि लिखना ही लिखना है आपको उस क्वेश्चन के आंसर में, है ना। एंड द ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ये आपको बता ही नहीं रहा मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, तो आपको हेडेक लेने की क्या जरूरत है ना। आप किसी को भी यहाँ पे मेल बनाइए, किसी को भी फीमेल बनाइए। शॉर्ट एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, कैसे करते हैं इसको, अगर आप
एग्जाम में कर रहे हैं। नीट के एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहां पे तो ऑप्शंस ही हैं। और अगर ऐसे आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, जब आप इसका आंसर या सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमेशा के लिए मैं बच्चों को सिखाती हूँ, जेनेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन एज लिखिए। पता है इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को ये क्लियर कर देता है। मेल फीमेल ये नहीं बता रहा, मैं अगर लिखती बिटवीन अ मेल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट एंड अ फीमेल ड्वार्फ प्लांट तब भी ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम खुद से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। गिवन एज आपको क्या दिया यहाँ पे, लिख लीजिए। ऐसे वन प्लांट पे आप लोग कर सकते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे मेल प्लांट, ये सिंबल दे दीजिए। अगर हम इसको ले रहे हैं, कैसा दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, लिखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। इससे ये क्लियर हो जाता है कि गलती नहीं होगी आपसे एग्जाम में। जैसे गलती करते हैं ना कई बच्चे, कैपिटल टी के ऊपर क्वेश्चन आंसर बना के आ जाते हैं। तो हेट्रोजाइगस है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर ये बात आएगी कि नहीं ये ऐसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीमेल प्लांट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट, फीमेल क्या है यहाँ पे, ये ऐसे तो बन ही गया होगा अभी तक आप लोगों से। चलिए, क्या दिया जा रहा है यहाँ पे आपको, ड्वार्फ प्लांट, लिखिए ड्वार्फ प्लांट। ये हो गया आपका ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट की क्या खासियत है पता है आपको, गारंटी है ये बेचारा कभी भी अपने आप को किस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो सो हम लोग स्मॉल टी लिख देंगे। ठीक है, बारी आती है पनेट स्क्वायर की। किसकी बारी आती है, पनेट स्क्वायर की। ठीक है, पनेट स्क्वायर की खासियत क्या है कि जब आपको पनेट स्क्वायर बनाना है, जब आपको क्या करना है, पनेट स्क्वायर को बनाना है या फॉर्म करना है। ठीक है, तो पनेट स्क्वायर कैसा, पनेट स्क्वायर जो है हमेशा ही, ज्यादा बॉक्सेस आ गए यहाँ पे, नहीं, पनेट स्क्वायर जब भी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आप जो बना रहे हैं उसमें श्योर शॉर्ट गारंटी आती। जैसे मैंने बोला ना, कई बच्चे ऐसे बनाते हैं, ये देखिए ऐसे ही बनाते हैं कई बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी है, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, ये स्मॉल टी है, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके, मतलब ये बीच में ना, ये इतना जो दूर है ना, ये इसने देखिए ये खिचड़ी बना के रख दी यहाँ पे। तो तभी मैंने बोला कि पनेट स्क्वायर की खासियत ये है कि ये ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जिसको बोलते हैं ना कि गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं से कोई गलती हो जाए, कहीं से कोई मिस्टेक निकल के सामने आ जाए, बिल्कुल नहीं, नेवर, कोई चांस नहीं है मिस्टेक आने का इसमें, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है वही कीजिए आप लोग, जो पनेट स्क्वायर है उसको उसी फॉर्म में बना लीजिए। तो शायद ये चल ही नहीं रहा, जितना चल रहा था उतना नहीं आ रहा, आ गया, चल रहा। ठीक है शायद, हाँ अब ठीक है ये। फटाफट हम लोग फिल कर लेते हैं जैसे अभी तक आप लोगों ने किया है सारा। यहाँ क्योंकि उधर मुझे स्पेस भी तो रखना है फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए, है ना। चलिए अब ये फिक्स हो गया, फटाफट भरिए इसको। आप लोगों ने तो वैसे कर लिया होगा। यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ लिखते हैं फीमेल। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन क्या नजर आ रहा है आपको, स्मॉल टी, क्या फिल होगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। और मैंने आपको कौन सी बात सिखाई है, कोई पूछे या ना पूछे, हमेशा इसमें आपको लिखना पड़ेगा इसके फिनोटाइप को। ये टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे,
रेशियो लिख लेते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। चलिए इसी का पहले अगर हम लोग लिखते हैं फेनोटाइपिक रेशियो, फिर अगर हम लोग लिखते हैं इसका दूसरे नंबर पे हम लोगों को क्या चाहिए, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक में तभी आपको याद रहेगा कि नहीं, इसका मतलब है कोई अगर हमारे से पूछ रहा है तो हमें उसको बनाना ही बनाना है। फिनोटाइप एक्सप्रेस्ड फीचर्स आर नोन एज फिनोटाइप, है ना। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, टॉल रेशियो ड्वार्फ। टॉल प्लांट कितने हैं, 2 है। ड्वार्फ प्लांट कितना है, 2 है। कई बार इसको कट करके 1:1 लिखा जाता है, सी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर बारी आती है किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइप में आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए एक वैरायटी ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी वैरायटी यहाँ पे ये है स्मॉल टी, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे 2:2। अब मैं तब से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, नीट में क्वेश्चन ऐसे बदल जाता है। ऑप्शन दे रही हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं आपके लिए ऑप्शन बना रही हूँ ए बी सी और डी, एक जो रही सही कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी आपके लिए। आपसे पूछा गया एग्जाम में कि इस केस के लिए कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ड्वार्फ हो सकते हैं। याद रखिएगा परसेंट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, परसेंट पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। आंसर देख लीजिए, मतलब सॉरी ऑप्शंस देख लीजिए, 25%, 50%, 75%, 100%। अब आप बोलेंगे ये क्या नया ड्रामा है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, टीचर ने तो हमें पढ़ा दिया, ये तो बताया ही नहीं। तो एक बात हमेशा समझिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 25%। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितने परसेंट प्लांट टॉल हो सकते हैं, तो 25 + 25 50%। मैंने क्वेश्चन पूछा कितने परसेंट प्लांट जो है यहाँ पे ड्वार्फ हो सकते हैं, तो एक बॉक्स है 25%, 25% + 25%, आंसर विल बी 50%, बी आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, दैट इज 50%, है ना। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आज की क्लास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट आज की क्लास में। हाँ, तो बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे बढ़ेंगे। और ऐसे तो स्मूथली आगे आगे, क्योंकि मैंने आपको बेसिक समझा दिया, तो स्मूथली हम लोग रन कर रहे हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जा रहा है क्लास में। जैसे दूसरे बैच में मैंने कराया था, तो ये जो है ना, मैं आपको बताती हूँ पिछले बैच की स्टोरी। जैसे मैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा रही थी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों ने बीच में, मुझे याद नहीं है उतना, बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक दिन ना मैंने ये पूरा टेबल बना के और समझाया, बस एक पीरियड निकल गया। फिर मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे मैं F2 कराऊंगी, तो मतलब थोड़ा वो डिले होके वो बैच चला, ठीक है। लेकिन आपका तो बहुत स्मूथली रन कर रहा है, तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप कि इस मंथ के एंड तक हो जाए ये चैप्टर, कोशिश तो मैं यही करूंगी, क्योंकि एक ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, चैप्टर 6 है। ये 2 चैप्टर्स जो है ये टाइम टेकिंग वाले हैं, और इसमें कहीं पे हम कुछ रिलैक्सेशन दे भी नहीं सकते, नहीं कराएं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, है ना। चलिए बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।